राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम का जो संगठन बनाया गया है, वो संगठन जो बामसेव के द्वारा लगभग 87 ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, उनके लिए एक संयुक्त मंच बनाया गया है। इसलिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है, जिसके अंतर्गत ये सारे संगठन कार्यरत रहेंगे। भारत मुक्ति मोर्चा इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजिटेशन, यह आंदोलन करने के लिए बनाया गया संगठन है। पर्टिकुलरली बहुजन क्रांति मोर्चा जो बामसेव के द्वारा या हम लोगों के द्वारा बनाए गए संगठन नहीं है, मगर हमारे समाज में गांव स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक SC ST OBC माइनॉरिटी के बहुत सारे संगठन है, और हमारे संगठित दायरे के बाहर है। उन संगठनों को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया मंच है। ये इसलिए आप लोगों को बताया जाना ज़रूरी है क्योंकि हर संगठन को खास मकसद के लिए बनाया गया है, बगैर सोचे समझे नहीं बनाया गया, खास मकसद के लिए बनाया गया। और ये हमारे कार्यकर्ताओं को मालूम होना चाहिए, और जिस कार्यकर्ता की जिस संगठन में जो जिम्मेदारी है वही पर्टिकुलर काम उसको करना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो बहुत कम समय में ज़्यादा लोगों को संगठित करना आसान होगा। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे विषय रखे गए और इन विषयों के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं के द्वारा बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई गई है। मैं कुछ बातें आप लोगों को खास बातें बताना चाहता हूँ। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के संदर्भ में जो जानना समझना जरूरी है, वो बातें मैं आप लोगों को खास तौर पर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना, ये समझना जरूरी है कि 6 दिसंबर 78 को बर्थ ऑफ बामसेव नाम का संगठन बोट क्लब दिल्ली में मनाया गया और बामसेव संगठन का जन्म हो गया है, ऐसा घोषित किया गया। तब से लेकर बहुत लंबा समय लगाकर बामसेव नाम का संगठन बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगाया गया, और आज उन संगठनों की शाखाएं 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज़्यादा तहसीलों में और 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गांवों तक फैल चुकी है। इतना विशाल संगठन और संगठित शक्ति का निर्माण हो गया है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए रणनीति में ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया कि जागृति करने का काम और संगठित करने का काम लंबे समय से हम लोग कर रहे हैं। अब इस संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग आंदोलन करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को समझाकर जगाकर जोड़ा जा सकता है, जोड़ा गया है,
मगर जो साधारण आदमी है, गांव में रहने वाले लोग हैं, और हमारे लोगों की जनसंख्या गांवों में बहुत ज्यादा पैमाने पर है। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब आम्बेडकर ने एक बात कही थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि मैं गांव में रहने वाले अनपढ़ और गंवार लोगों के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाया। तो गांव में रहने वाले अनपढ़ और गंवार जो लोग हैं, उन लोगों को अगर हम संगठित नहीं करते हैं, जगाने का काम नहीं करते हैं, संगठित करने का काम नहीं करते हैं, तो उनके लिए जो बहुत सारा काम करना जरूरी है वो काम नहीं हो सकता। इसलिए जो बहुत लंबा समय लगाकर, मैं 18 साल 3 या 4 महीने का रहा होगा, अभी मेरी 65 साल की उम्र चल रही है। मैंने उम्र की तरफ देखा नहीं, ध्यान नहीं गया मेरा, क्योंकि इसकी तरफ ध्यान देने के लिए समय नहीं मिला। तो इतना लंबा समय लगाकर 2000 से मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। तो ये आंदोलन कहां से कहां पहुंच गया है, ये संगठन कहां से कहां पहुंच गया है। अभी 2 या 3 साल में 674 जिलों में पहुंच जाएगा। 2-3 साल में, ज्यादा समय में नहीं, 674 जिलों में पहुंच जाएगा। तो हम लोग अभी अपने रणनीति में आंदोलन करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और आंदोलन करने के दिशा में आगे बढ़ते हुए जो संगठित शक्ति का हमने निर्माण किया, तो वो संगठन बनाने के लिए तो संगठन नहीं बनाया, आंदोलन करने के लिए संगठन बनाया। तो आंदोलन में संगठन शक्ति का उपयोग और प्रयोग होना जरूरी है। इसलिए आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं, 5 मार्च 2019 को हमने 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए भारत बंद का ऐलान किया था। बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। और कितने बड़े पैमाने पर हुआ भारत बंद? तो नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करना पड़ा, मंत्रिमंडल में एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेना पड़ा। ये नहीं कह रहा हूं, संसद में संविधान संशोधन करना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। और आजाद भारत में आज तक कोई आंदोलन ऐसा नहीं हुआ जिस आंदोलन की बदौलत संविधान संशोधन करना पड़ा। एक भी एग्जाम्पल नहीं है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जानकारी नहीं होती है। ये पहला एग्जाम्पल है कि 200 पॉइंट रोस्टर के लिए नरेंद्र मोदी को संविधान संशोधन करना पड़ा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा भारत बंद हमने करवाया था। तो भारत बंद करवाने में हम कामयाब क्यों हुए? क्योंकि हमने संगठित शक्ति का निर्माण किया। इस वजह से, यानी जो मैं कह रहा हूं वो कहने वाली बात नहीं है, मैं आपको सबूत के तौर पर भी बता रहा हूं कि जो संगठित शक्ति हमने निर्माण की है उसको हमने मैदान में आजमाया। और 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर अमल करने के लिए नरेंद्र मोदी, जो बहुत ज्यादा आंकड़ू आदमी है, बहुत ज्यादा आंकड़ने वाला आदमी है, उसको हमने ऐसा करने के लिए मजबूर किया। सामान्य आंदोलन शक्ति का उदाहरण नहीं है। 29 जनवरी 2020 को सीएए के विरोध में भारत बंद करवाया। सीएए के बारे में आप लोगों को कम जानकारी होगी। सीएए मीन्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके विरोध में हम लोगों ने
भारत बंद का ऐलान किया। सीए छोटे पैमाने पर असम में लागू करवाया गया था, एक स्टेट में, छोटे स्टेट में। तो असम में जब इसे लागू करने का प्रयास हुआ, तो आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं, तो 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करने के लिए उसकी लिस्ट तैयार की गई। नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का मतलब यह है, जिन लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया जाता है उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है, उनको डिटेंशन कैंप में अरेस्ट करके जेल नुमा डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाता है। तो जब यह प्रक्रिया असम में चल रही थी तो वहां के लोगों ने, जो 19,48,000 लोग थे, उसमें 5 लाख ही मुसलमान थे, 14,48,000 SC ST OBC के लोग थे, यानी मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा SC ST OBC के लोग थे। सारे देश भर में संघ परिवार के लोगों ने यह प्रोपेगेंडा किया था कि ये बांग्लादेशी घुसपैठी लोगों के विरोध में है। तो हमारे लोगों ने क्या अर्थ निकाला? बांग्लादेश मुसलमानों का देश है, बांग्लादेश के मुसलमानों ने घुसपैठ किया, उसके विरोध में ये कानून है, आंदोलन है, इसका मतलब ये मुसलमानों के विरोध में है। तो SC ST OBC के आसाम और आसाम के बाहर के लोगों ने माना ये हमारा नहीं है, ये मुसलमानों के विरोध का है। हमने यही मान लिया। मगर जब ये लागू होने की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें 14,48,000 SC ST OBC के लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। तो वो लोग हमारे बामसेब के लोगों को संपर्क करने लगे कि आपके लोग हमारी मदद करेंगे। तो हमारे लोगों ने कहा कि आसाम में तो नॉर्थ ईस्ट रीजन का स्टेट है, उसको जगाकर जोड़ने के लिए, संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए हमने बहुत बाद में समय लगाया, तो बहुत ज़्यादा संगठित शक्ति आसाम में नहीं है, मगर बामसेब बहुत मजबूत और शक्तिशाली संगठन है, आपकी मदद करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी है, वो आपकी मदद करेंगे। उन लोगों ने कहा कि कहाँ मिलेंगे? कहा दिल्ली में। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली तो हमने जिंदगी में नहीं देखा। तो हमारे 2 कार्यकर्ता उन लोगों को दिल्ली लेकर आए, उनकी मुलाकात हुई। मैंने उनको कहा कि इस कानून के तहत जो प्रताड़ित लोग हैं, यदि है तो क्या उन लोगों का कोई बड़ा कार्यक्रम आप लगा सकते हैं? तो कहा हाँ लगा सकते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में असम की राजधानी गुवाहाटी में उन लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। मैं वहां गया। जाने के बाद मैंने उन लोगों को सवाल पूछा, क्राउड को सवाल पूछा कि भाई एक सवाल बताओ, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि जब बांग्लादेशी घुसपैठी लोगों का आंदोलन चल रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे? तो वो सारे SC ST OBC के लोग थे। कि आप लोग क्या कर रहे थे? कहा कि हम तो घुसपैठियों को भगाने के आंदोलन में शामिल थे, जो घुसपैठिए थे उनको भगाने के आंदोलन में शामिल थे। तो मैंने कहा फिर तो आपकी मांग पूरी हो गई, तो आप क्यों चिल्ला रहे हो? आपकी मांग तो पूरी हो गई, आप क्यों चिल्ला रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अब उन्होंने हमारा ही नंबर लगा दिया, हमारा ही समर्थन लिया, हमारे ही समर्थन से हमारा ही नंबर लगा दिया। तो इस मुद्दे के आधार पर एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और इसके माध्यम से सारे देश और दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां ये सारा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, ऑल इंडिया में लोग इसको देख रहे हैं। अभी हरियाणा में रोहतक में मेरा कार्यक्रम था DNA परिषद का। वहाँ ब्राह्मणों ने, क्योंकि उनको मालूम था वामन मेश्राम तो डरने वाला आदमी नहीं है, वामन मेश्राम को फरसा दिखाओ, बंदूक दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, वो डरता नहीं है।
तो उनको मालूम था, इसलिए उन्होंने वो हॉल वालों को डराया, मुझे नहीं डराया, हॉल वालों को डराया। और डराने की वजह से हॉल उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब हॉल ही नहीं रहेगा तो हमारा कार्यक्रम कैसे होगा? हमको तो नहीं डरा सकते ब्राह्मण लोग, उनको ये भी मालूम है डरता भी नहीं है। तो वहां कार्यक्रम करने की बजाय हमने दिल्ली में कार्यक्रम किया, डीएनए परिषद। और डीएनए परिषद जब हमने दिल्ली में किया तो वहां जो मैंने स्पीच दिया 13 करोड़ लोगों ने देखा। तो मैंने ब्राह्मणों को धन्यवाद दिया कि ऐसा ही मेरे कार्यक्रम मत होने दो, मैं अपने तरीके से करता रहूंगा और तुम ऐसा रोकने का काम हर राज्य में करो। मेरे लोगों को मैं समझाने का काम बहुत साल से कर रहा हूं, उनको समझ में नहीं आता, मगर तुम लोग जब विरोध करते हो तो बहुत जल्दी समझ में आता है, मुझे ज्यादा समझाना नहीं पड़ता। तो तुम जो हथियार दिखाकर मेरा विरोध कर रहे हो, तुम भले लोग हो, अच्छे लोग हो जो मेरा काम कर रहे हो, तो तुम ऐसा ही करो। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यह बता रहा हूं। तो इस तरह से मैं वहां असम गया और असम में उन लोगों को कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को विरोध करने के लिए आपने साथ सहयोग दिया, तो इससे हम सब लोगों को एक सबक बनता है कि ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी के लोगों का विरोध करना चाहते हैं, मगर हमारा नाम लेकर विरोध नहीं करते हैं, नाम मुसलमानों का लेते हैं, विरोध एससी एसटी ओबीसी को करते। ध्यान रखो, बहुत खास बात समझा रहा हूं। असम में 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया, उसमें केवल 5 लाख मुसलमानों को निकाला, 14,48,000 एससी एसटी ओबीसी को निकाला। और सीए का जो कानून है वो पार्लियामेंट ने पास किया है, तो ये ऑल इंडिया में लागू होगा, आसाम में नहीं लागू होगा। मैं तो आसाम का उदाहरण आपको दे रहा हूं। सीए का कानून, सीए का नाम उन्होंने मुसलमानों का नाम लेकर भी ये कानून बनाया। जब ये सारे देश भर में लागू होगा, अकेले आसाम में 14,48,000 एससी एसटी ओबीसी को निकाला, तो सारे देश भर में आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर एससी एसटी ओबीसी के लोगों को निकाला जा सकता है। दूसरे नंबर पर मुसलमानों को निकालने का मामला है। यह बात मैं आप लोगों को खास तौर पर समझा रहा हूं कि आरएसएस का, संघ परिवार का या इन लोगों का जो भी कार्यक्रम मुसलमानों के विरोध में चल रहा है, मुसलमान का नाम लेकर जो भी विरोध का कार्यक्रम चल रहा है, वो 75% एससी एसटी ओबीसी के विरोध में है, 25% मुसलमानों के विरोध में। मुसलमानों के नेता ऐसा मानते हैं कि ये 100% मुसलमानों के विरोध में। मैं जो बात है उसको थोड़ा समझा रहा हूं ताकि बात समझ में आ जाए आप लोगों को। ये सबक लेने के लिए बता रहा हूं कि ये 75% एससी एसटी ओबीसी के विरोध में है। जो भी भारत में मुस्लिम विरोधी चल रहा है, मुस्लिम विरोध चल रहा है, उसमें एससी एसटी ओबीसी के विरोध में 75% वो आंदोलन है, वो प्रचार है, और 25% मुसलमानों के विरोध में है। मुसलमान ऐसा मानते हैं कि ये सारा का सारा 100% मुसलमानों के विरोध में। अगर उन्होंने ऐसा नहीं माना होता तो राजस्थान में एक ओबीसी के तेली आदमी को उसके घर में घुसकर मुसलमानों ने नहीं मारा होता। बहुत गलत काम किया जिन 2 मुसलमानों ने उस ओबीसी के आदमी की हत्या कर दी, बहुत गलत काम किया। क्यों? अभी एक खबर यह भी आई कि उसमें एक कार्यकर्ता बीजेपी का है। हो भी सकता है कि बीजेपी के कहने पर ही मारा हो, बोल नहीं सकते। ये बीजेपी के लोग मतलब इंसान है कि नहीं है, मगर शैतान जरूर है, शैतानी तरीके से सोचते रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि एक ओबीसी के लोगों को, ओबीसी के आदमी को मारेंगे तो सारे देश भर में ओबीसी के लोगों का विरोध जो है मुसलमानों के विरोध में खड़ा होगा, वो हमारे लिए फायदे का होगा, वो ऐसा सोचते हैं।
तो मैं मुस्लिम लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आपने एक ओबीसी के आदमी को मारा मगर सारे देश के मुसलमानों को खतरे में डाल दिया। कोई समझदारी का काम तो नहीं किया। अमरावती के दूसरे एक ओबीसी को मार दिया, यह भी कोई समझदारी का काम नहीं किया। ये कोई समझदारी की बातें नहीं है। ये इससे तो आरएसएस बीजेपी मजबूत हो जाती है। जितने जल्दी ये बातें हमारे लोगों के समझ में आएगी उतने जल्दी ठीक है। मैं मुसलमानों का विरोध करने के लिए ये बात नहीं समझा रहा हूं, राजनीति समझा रहा हूं। राजनीति इतना आसान नहीं कि समझ में आ जाए। अगर राजनीति हम सब लोगों को समझ में आ गई होती तो हम राजा नहीं होते, प्रजा क्यों रहते। तो हम लोग अभी तो पिटाई खाने वाली प्रजा है, केवल प्रजा नहीं है, पिटाई खाने वाली प्रजा है। क्योंकि राजनीति हमें समझ में नहीं आ रही है। ये समझाने के लिए बता रहा हूं। ये हमारे हक में, हमारे हित में, फायदे में नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं। इससे प्रतिक्रिया में उन लोगों को फायदा होगा, आरएसएस को फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा। इस तरह की प्रतिक्रिया अगर करेंगे तो, मगर वो योजना बनाकर, प्लान बनाकर ये सारा काम कर रहे हैं। ये बात हम लोगों को समझना होगा। ये राजनीति है और राजनीति को राजनीतिक तरीके से ही समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अगर ये 75% एससी एसटी ओबीसी के विरोध में है तो सबक क्या है कि जो भी मुस्लिम विरोधी अभियान भारत में चल रहा है, हर एससी एसटी ओबीसी के लोगों को मानना है कि ये 75% हमारे विरोध में। जिस दिन भारत का एससी एसटी ओबीसी का आदमी जो भी मुस्लिम विरोधी अभियान चल रहा है ये मान लेगा कि ये 75% एससी एसटी ओबीसी के विरोध में है, उस दिन बहुत आसानी से हमारे लोगों को ये बात समझाना और उनको संगठित करना और संगठित करके उनकी मौलिक समस्याओं का समाधान करना संभव होगा। ये काम हमको करना चाहिए। ये सबक है, इसमें ये सबक हमको ग्रहण करना चाहिए। मैंने वहां उन लोगों को कहा कि ये बहुत क्रिटिकल मामला है, नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का ये बहुत क्रिटिकल मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है। मैं गुवाहाटी से दिल्ली आया और कहा कि ये तुम्हारे लेवल का मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है, ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है। मैं दिल्ली वापस आया और दिल्ली आकर ऐलान किया 29 जनवरी 2020 को भारत बंद होगा सीए के विरोध में। तो 29 जनवरी 2020 को पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ा भारत बंद हो गया। क्यों? क्योंकि 5 मार्च 2019 को ये तो एससी एसटी ओबीसी के 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर का मामला था, मुस्लिम उसमें शामिल नहीं थे। मगर सीए के मुद्दे पर सारे देश भर में मुसलमानों ने भारत बंद में पूरी ताकत से साथ सहयोग दिया, तो पहले से भी ज्यादा बड़ा भारत बंद हो गया। जब पहले से भी ज्यादा बड़ा भारत बंद हो गया तो आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग दिल्ली में बैठे, जिसकी खबर दिल्ली के अखबारों में आई, मेरे पढ़ने में आई। बहुत लंबी खबर नहीं थी, प्रिसाइज खबर थी, मगर मैं समझ रहा था कि वो इस बात से चिंता में पड़ गए थे कि पिछले 50 साल से एससी एसटी ओबीसी को हम मुसलमानों के विरोध में लड़ा रहे हैं, भिड़ा रहे हैं, मगर वामन मेश्राम ने एक तरफ एससी एसटी ओबीसी को भारत बंद में संगठित किया और दूसरी तरफ मुसलमानों को उसके साथ जोड़ दिया। 50 साल से हमने जो काम एससी एसटी ओबीसी के विरोध में मुसलमानों को लड़ाने का, भिड़ाने का, ये जो काम हमने किया उस पर सारा का सारा पानी वामन मेश्राम ने फेर दिया है। ये बात उन लोगों के समझ में आई। ये तो बहुत खतरनाक बात हो गई कि हमने 50 साल तक एससी एसटी ओबीसी से मुसलमानों से लड़ाया, मुसलमानों से भिड़ाया, तो ये लोगों के बीच में दुश्मनी की खाई चौड़ी कर दी, फिर भी जोड़ने में कामयाब हो गया, तो सारा का सारा पानी फेर दिया। इस वजह से उन लोगों को मजबूर होकर पार्लियामेंट में जिन लोगों ने यह कानून पास किया, अभी तक नरेंद्र मोदी, अमित शाह
उस कानून को लागू करने के लिए रूल फ्रेम नहीं कर पाया। बीजेपी और आरएसएस के लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, बहुत शक्तिशाली नेता है। मैं भी मान लेता हूं। क्या कौन बोल रहा है? सुनो भाई, एक तो हमारे लोगों को सुनने को नहीं मिलता, ज्ञान की 2-4 बातें सुन ले, टेलीफोन बाद में कर ले। मैं आप लोगों को खास बात बता रहा हूं, समझा रहा हूं। बात यह है कि आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग ये प्रोपेगेंडा देश में करते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, बहुत शक्तिशाली नेता है। चर्चा के लिए मैं भी इस बात को मान लेता हूं, ओके ठीक है कि नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली नेता है। चर्चा के लिए मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं। मगर नरेंद्र मोदी का पास किया हुआ सीए का कानून वामन मेश्राम ने भारत में अभी तक लागू नहीं होने दिया। वामन मेश्राम कितना शक्तिशाली नेता है। चलो कुछ लोगों के समझ में आ रहा है, चलो अच्छी बात है कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है, हमारी ताकत थोड़ी समझ में आ रही है आप लोगों को। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, काल्पनिक नहीं, सबूतों के साथ बता रहा हूं। कोई इस बात को जानता है कि सीए का कानून अभी तक लागू नहीं हो पाया, वो अभी भी कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है। जो शक्तिशाली प्रधानमंत्री है उसने पास किया हुआ कानून सीए का, वो कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है। और मैंने चेतावनी दी है कि इसे बिल्कुल भी दोबारा लागू करने का मत सोचना। अगर दोबारा लागू करने की बात करते हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी प्लस मुसलमान या तमाम माइनॉरिटी के लोग दोबारा इकट्ठा हो जाएंगे। मौलाना बराबर बोल रहा हूं ना, आपके तरफ से भी बोल रहा हूं मैं। क्योंकि ये हम लोगों की कॉमन समस्या है, केवल मुसलमानों की समस्या नहीं है। 75% तो एससी, एसटी, ओबीसी की समस्या है। डीएनए कह रहा है ब्राह्मण विदेशी है, सीए का कानून एससी, एसटी, ओबीसी को विदेशी घोषित कर देगा। साला बड़ा अजीब मामला है। चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा, केवल मुझे समझ में आ रहा है ये चालाकी क्या है। तो बात मैं आप लोगों को यह कह रहा हूं कि अब वो कानून लागू नहीं हुआ। कुछ दिन पहले होम मिनिस्ट्री को एक आरटीआई के कार्यकर्ता ने सवाल पूछा कि जो 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया था, आप लोगों ने उनके भी डॉक्यूमेंट मांगे थे, तो अब कितने लोग रह गए हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है? तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने लिख कर दिया 1006 लोगों के पास ही अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, बाकी सब नागरिक हो गए। उनतीस जनवरी 2020 को जो भारत बंद किया, उस भारत बंद ने 19,48,000 में से 1,006 लोग अभी रह गए हैं जिनको नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं मिला। बाकी सारे लोगों को सर्टिफिकेट मिला। 440 का झटका नहीं लगाया नरेंद्र मोदी अमित शाह को, 840 का झटका लगाया। आप अंदाजा लगा सकते हो हमारे संगठन शक्ति का कितनी बड़े पैमाने पर संगठित शक्ति निर्माण की गई। अभी आप लोगों को 25 मई को ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए भारत बंद करवाया था। फिर जब मोहम्मद साहब का अवमान करने वाला बयान, जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी नुपुर शर्मा को इन्हें देश में असंतोष और विभाजन पैदा करने वाला करार दिया है, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज का धन्यवाद देता हूं, मगर यह अधूरा है। सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने यह बयान दिया है केवल, अभी उसको दंड देने का काम नहीं किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज विवेकशील तरीके से कार्रवाई करेंगे, बयान से काम नहीं होने वाला। अब उम्मीद करते हैं।
जो कानून और संविधान को मानने वाले नागरिक होते हैं उनको पास उम्मीद करने का ही अधिकार है। मगर मेरे पास केवल उम्मीद करने का अधिकार नहीं है, भारत बंद करने का भी अधिकार है। मैं भारत बंद से कम पर संतुष्ट नहीं होता हूं। भारत बंद आंदोलन का ही एक प्रकार है जिसमें साधारण लोगों को संगठित करने का, और हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसकी आवाज जो अखबार वाले, टीवी वाले हमारी खबर नहीं छापते, तो भारत बंद से डायरेक्ट लोगों तक हमारी आवाज पहुंच जाती है और लोगों को मालूम हो जाता है कि हम लोग उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथियों, ये बात अभी हमारे सामने है। इतने लोगों को ये इतना क्रिटिकल मामला था जो आसाम के लोगों के बस की बिल्कुल भी बात नहीं थी, उनको नागरिकता का अधिकार देने में हम लोग कामयाब हो गए। केवल 1000 चले गए। साथियों, इससे ये बात सिद्ध होती है कि हमने जो संगठित शक्ति का निर्माण किया है वो अब छोटी मोटी संगठित शक्ति नहीं रही है, बहुत बड़ी संगठित शक्ति हो गई है, छोटी मोटी संगठित शक्ति नहीं रही है। अब मैं दूसरी 2-3 बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो संगठित शक्ति है, इस संगठित शक्ति की वजह से आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग एक बात से बहुत चिंतित है। वो क्या बात है? वो ये कहते हैं, वो ये व्यवहार में बता रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे, कई राज्यों के विरोधी पार्टी के नेता हमारे, कई विधानसभाओं में कई संख्याओं के एमएलए हमारे, 303 मेंबर पार्लियामेंट हमारे, इतना सारा हमारा है, मगर भारत बंद वामन मेश्राम का है। समझ, आपको समझ में आ जाए इसलिए थोड़ा आसान करके बात, इतना सारा उनका है मगर भारत बंद वामन मेश्राम का है। अगर ये 8-10 साल तक अगर भारत बंद हो गया, जो हम करने वाले हैं, अगर 10 साल तक इसी तरह से भारत बंद होते गया तो भारत में कोई SC ST OBC और माइनॉरिटी का आदमी नहीं बचेगा जिसको ये मालूम नहीं होगा कि हम उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे। सबको मालूम हो जाएगा। और एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत क्या है? पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। यदि हम सक्सेसफुल स्ट्रगल करने में कामयाब होते हैं तो सक्सेसफुल स्ट्रगल करने वाले लोगों को पावर मिलेगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले 10 साल में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को देश संभालने के लिए तैयार रहना है। ये मामला अब हम यहां तक लाकर खड़ा किया है। 2-3 साल का संघर्ष करके अगर केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सकता है आंदोलन के बदौलत, आपके सामने का उदाहरण है। प्रफुल्ल कुमार मोहंता ने आसाम में विद्यार्थी था, वहां आंदोलन किया तो वो विद्यार्थी की अवस्था में ही मुख्यमंत्री हो गया था। याद होगा प्रफुल्ल कुमार मोहंता का नाम, आपको याद होगा। ये काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं, सारी हमारे देश के इतिहास की उदाहरण देकर बता रहा हूं। यदि ऐसा है, हुआ है, तो हम लोग जो राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन का भी आने वाले समय में यह रिजल्ट निकलेगा। दूसरी बात, मगर यह रिजल्ट तब निकलेगा जब हम इसके पहले EVM पर पाबंदी लगाने में कामयाब हो जाएंगे। या तो EVM पर हम पाबंदी लगाना होगा, या तो EVM की काउंटिंग पेपर ट्रेल मशीन के द्वारा 100% करनी होगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट से मैंने ऑर्डर लाया था। आप लोगों को मालूम होगा कि मैं इस केस को सुप्रीम कोर्ट लेकर गया था और मेरी ही केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था
क्या फैसला दिया था कि ईवीएम मशीन की काउंटिंग अगर आपको मंजूर नहीं है तो पेपर ट्रेल की काउंटिंग की जा सकती है। ये ऑर्डर तो मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है, मैंने जीता है ये केस। जब ये केस मैंने जीता, उसके बाद कांग्रेस के लोगों ने 2019 के चुनाव में ये दोबारा ये केस लेकर गए और रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे। रंजन गोगोई के विरोध में एक औरत को खड़ा किया कि इस जज ने मेरा चरित्र हनन किया है, और फिर उस जजेस से कम 3 बड़े फैसले, एक राम मंदिर का फैसला, एक ईवीएम का फैसला और एक फैसला है, ऐसे लगभग 3 बड़े फैसले रंजन गोगोई से करवाए गए। रंजन गोगोई ने जो आत्मचरित्र लिखा उसमें उसने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलता। वो खुद ही न्याय नहीं दे रहा है, तो अपने तजर्बे से खुद ही उसने लिखा। वो डॉक्यूमेंट भी मेरे पास में है रंजन गोगोई का, मगर मेरे पास तो मेरे केस पर रंजन गोगोई ने जो फैसला दिया उसका डॉक्यूमेंट मेरे पास में है, और मेरी केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मैंने उसके फैसले को नहीं माना रंजन गोगोई के, और रिवीजन दाखिल किया। मेरा रिवीजन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि यह लड़ाई हम लोग हर लेवल पर लड़ रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर लड़ रहे हैं, और एक जो है मैदान में भी हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैदान से पीछे नहीं हट रहे। मैदान में जो लोग हमारे लोगों को विधानसभा में या लोकसभा में चुनकर नहीं आने देते, उन लोगों को सड़कों पर निपटने की हमने तैयारी की है। निपटना समझते हो ना, है? निपटना देसी शब्द है। तो इन लोगों को हम लोग सड़कों पर निपटेंगे। निपटने का मतलब है संविधान के दायरे में रहकर हम लोग निपटने का काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आर्टिकल 19 में बाबा साहब आम्बेडकर ने कौन से अधिकार दिए हैं वो समझ में नहीं आता। आर्टिकल 19 पढ़ लो। बाबा साहब आम्बेडकर ने आर्टिकल 19 में जो लिखा हुआ है वो संविधान की कॉपी ले लो और संविधान पढ़ लो। मैं तो वो आर्टिकल 19 पर अमल करने का काम कर रहा हूं, तो कोई मुझे रोक नहीं लगा सकता। अगर रोक लगाता है तो मैं उसके विरोध में जेल भरो कर सकता हूं। मैं वहां गुजरात में खुद जाकर पुलिस चौकी में अपने को अरेस्ट करवाया, तो एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आकर कुर्सी डालकर बैठ गया और कहने लगा, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, आज तो आप हीरो हो गए। मैंने कहा क्यों? कहा कि सारे देश से पुलिस चौकियों से हमको टेलीफोन आ रहे कि आप लोगों ने गुजरात में क्या कर लिया, जो साला इधर सारे पुलिस चौकी में लोग इकट्ठा हो गए, मामला उधर गुजरात में हो गया और सारे देश के पुलिस चौकी में लोग इकट्ठा होकर विरोध कर रहे हैं। ये क्या कर दिया? तो हमें तो मालूम नहीं था कि आप इतने बड़े हैं। ये असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर कह रहा था। तो मैंने उनको कहा कि गांधी जी कहां बड़े थे? वो भी तो जेल में जाते जाते महान हो गए थे। अगर हम महान हो गए तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? मैंने असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को कहा, तो कहने लगा, आपका भाषण मैं सुनता हूं। मुझे पुलिस चौकी में बोल रहा है, कैसे? आप बोलते बहुत अच्छा है, इधर आप थोड़ा सा बुला दीजिए। बोल दी। अरे मैंने कहा जेल में इधर हूं, आप इधर मुझे भाषण करने के लिए कह रहे हो? नहीं, आप बोलते बहुत अच्छा है, आपकी बात जो है हर आदमी को ठीक लगती है, हम पुलिस वालों को भी सलाह सही लगती है। कैसे? कहा सारी बातें कानून के दायरे में कहते हो। आपको अरेस्ट कैसे किया जाए ये संकट था, आप खुद ही अरेस्ट हो गए इसलिए आ गए। हमने तो अरेस्ट नहीं किया पुलिस वालों ने, आप खुद अरेस्ट होके अंदर आ गए, हमने तो नहीं अरेस्ट किया। हाँ, मैंने कहा ये बात तो सही है, मगर आप लोगों ने मुझे कार्यक्रम करने के लिए अनुमति नहीं दिया, इसलिए तो मैं ये आया। गुजरात में दोबारा पुलिस वालों ने मुझे कार्यक्रम करने के लिए रोक लगाने का बंद कर दिया। थाने के आईपीएस ऑफिसर ने ऐसे ही किया था।
उसको मैं हाईकोर्ट में जाकर नोटिस इशू किया, तो तब से थाने में भी हम लोगों को किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है। ये आर्टिकल 19 के तहत बाबा साहब आम्बेडकर ने संगठन बनाने का, संगठन चलाने का, संगठन संचालन करने का, आंदोलन करने का, भारत बंद आंदोलन का ही प्रकार है। भारत बंद शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन का ही प्रकार है। और क्या है? भारत बंद लोगों को जागृत करके इकट्ठा करने का और प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है, जो संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हम लोगों को संविधान ने दिया है। मैं उसका केवल उपयोग और प्रयोग कर रहा हूं। तो इस तरह से साथियों, हम लोगों को केवल इस तरीके का भी अगर हम उपयोग करते रहे तो आने वाले समय में हम लोग 10 साल में, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं बोल रहा हूं, 10 साल में हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को देश चलाने के लिए तैयार रहना होगा। और अगर कोई बूढ़ा आदमी है यहां सुनने के लिए, तो वो ये सोचता होगा 10 साल की बात है, 10 साल की, तो वो 10 साल तक मरेगा भी नहीं, गारंटी से बोल रहा हूं। वो बोलेगा कि 10 साल में होने वाला है ना, तो 10 साल उम्मीद पर दुनिया कायम है। पुरानी फिल्में आपने देखी होगी, पुरानी फिल्मों में जो है हीरो बहुत दूर रहता है, उसकी माँ डेथ बेड पर रहती है, तो वो अपने बेटे की राह देखते रहती है और बोलता मेरा बेटे का आखिरी बार मुंह देख लूंगी। पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट की फिल्में देखो, तो वो आता है, आते ही देखते बराबर ही उसका आंख बंद हो जाती है, उसका प्राण निकल जाता है। ऐसी पुरानी फिल्में है। तो उम्मीद पर उसकी आंखें टिकी रहती है, उम्मीद रहती है हाँ आएगा बेटा, आखिरी बार तो दिखाई देगा। तो इस तरह से साथियों, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए मैं 18 साल 3-4 महीने से लेकर अभी 65 साल तक इतना बड़ा विशाल संगठन खड़ा हो गया है। और 10 साल में ये 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा। 6 लाख गांव के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग इसके साथ जुड़ जाएंगे। और हमें आंदोलन करने के लिए केवल 15% लोगों की जरूरत है। अगर 140 करोड़ में 15% लोग का मतलब है 20-22 करोड़ लोग अगर सड़कों पर उतर गए तो हमारा मामला हल हो जाएगा। संगठित, कम संगठित लोग, ज्यादा असंगठित अगर लोग हैं, उसके विरोध में कामयाब हो सकते हैं। 2 आतंकवादी अगर संगठित है तो हजारों असंगठित लोग डरते रहते। आतंकवादी कितने रहते हैं? 2 ही रहते हैं, और डरने वाले हजारों रहते हैं, वो असंगठित रहते हैं। तो असंगठित हजारों लोग 2 संगठित आतंकवादियों से डरते रहते हैं। संगठित अल्पसंख्यक असंगठित करोड़ों लोगों के विरोध में कामयाब हो सकते हैं। ये बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसलिए ये बात, यानी चुनाव जीतने के लिए ज्यादा लोग चाहिए, चुनाव जीतने के लिए ज्यादा समर्थन की जरूरत है, मगर आंदोलन करने के लिए उससे कम संख्या में लोग अगर आपके समर्थन में आते हैं तो आप कामयाब हो सकते हो। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको जो भी पढ़े लिखे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब उनको हर सैटरडे संडे को अपना शहर छोड़ना है। शहर से तहसील में जाना है, तहसील से ब्लॉक में जाना है, ब्लॉक से ग्राम पंचायत जाना है, ग्राम पंचायत से गांव में जाना है। गांव में जाओ और गांव के लोगों को जाकर समझाओ। जल्दी लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। मैं अपना तजुर्बा आपको बताता हूं। शहरों के पढ़े लिखे लोगों को हम लोग समझाने का काम करते रहे, जिनको बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, उनको हम समझाते थे। वो 10 सवाल हमको पूछते थे, हम 10 सवाल का जवाब देते थे। जवाब देने के बाद उनके चेहरे की तरफ देखते थे कि ये समर्थन देने वाला है या नहीं देने वाला है। उस चेहरे पर ऐसा कोई भाव दिखाई नहीं देता था कि ये देने वाला भी है। 6 महीने के बाद दोबारा जाते, वही 10 सवाल वही दोबारा पूछता, समर्थन नहीं देता। मगर गांव में जाओ, देहात में जाओ, आधा घंटा 1 घंटा लोगों को बताओ, समझाओ। गांव के लोग क्या कहते हैं? ठीक है ठीक है, समझ में आ गया, करना क्या है बताओ।
अनुभव की बात बोल रहा हूं, मेरे अपने तजर्बे की बोल रहा हूं। हाँ बराबर है, आगे किताब नहीं पढ़ा, डेली धक्का खाता है। गांव का आदमी जो है वो डेली धक्का खाता है, डेली अन्याय से गुजरता है, उसको रियलाइजेशन, एहसास बहुत जल्दी होता है। हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे गांव के रहने वाले लोगों को एहसास, रियलाइजेशन बहुत जल्दी होता है, तो वो कहता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, करना क्या है बताओ। तो गांव में जाओ, और गांव में अगर जाओ तो आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा संख्या में, करोड़ों लोग जो है, आज भी 70% से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। हमारे देश का अभी भी अर्बनाइजेशन नहीं हुआ। जैसे अमेरिका का या यूरोप का अर्बनाइजेशन हुआ, वैसा भारत का अर्बनाइजेशन नहीं हुआ, शहरीकरण नहीं हुआ। आज भी भारत में 70% से ज्यादा लोग गांव में ही रहते हैं। यदि आप लोग उन लोगों को जाकर समझाओ और उनको संगठित करने का काम करो, ज्यादा लोगों का समर्थन आपको मिलेगा। जब ज्यादा लोग, गांव के लोग आपके समर्थन में करोड़ों की संख्या में दिखाई देंगे, तो देखने का काम पढ़ा लिखा करेगा, उसके बाद वो आएगा। पढ़ा लिखा होशियार आदमी, अरे हो गया है, अब रेडीमेड हो गया है, अभी खाने के लिए तो हमको जाना चाहिए, अब तो रेडी हो गया, सब मसाला पक गया है, अब तो हम लोगों को, पढ़े लिखा आदमी सोचता अब तो रेडीमेड हो गया है, अब तो मिसल खाने के लिए जरूर जाना चाहिए, तो आएगा। यानी पढ़ा लिखा भी अगर लाना चाहते हो तो वो गांव के करोड़ों लोगों को आपको संगठित करना होगा। तो पढ़ा लिखा जो है वो देख कर आएगा, उसको लगेगा हाँ अब सफल होने वाला है, अब हमको पीछे रहना नहीं है। फिर वो जो गांव के लोग हैं उसको धक्का मार के पीछे करेंगे, खुद आगे आएंगे, अरे पीछे पीछे हटो, हम कब से लगे हुए मोहम्मद मिश्राम के साथ में, लगे नहीं है। उनको पूछो कैसे लगे हैं, अरे हम 10-10 सवाल पूछते थे। चंदा कितना दिया, हाँ थोड़ा बहुत देते रहते थे, दिया भी नहीं। तो साथियों, हम आने वाले समय में इस दिशा में आगे बढ़े और ऐसी तैयारी हर सैटरडे संडे को प्लान बनाकर अगर हमारे कार्यकर्ता गांवों में जाना शुरू करें तो बहुत बड़े पैमाने पर करोड़ों में लोग जो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जितनी ज्यादा संख्या में लोग जुड़ेंगे उतना आंदोलन जल्दी से जल्दी सफल होगा। ये करना होगा, ये करो। इस आशा और विश्वास के साथ आप इस काम को अमल में लाने का काम करोगे। धन्यवाद।